हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु दयाल। आप सभी का स्वागत है स्टडी टू टॉप चैनल पर। फ्रेंड्स, ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4 और हमारा चैप्टर का आखिरी पार्ट, जिसमें हम बची हुई अपनी रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे और कोरोजन वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना चालू करते हैं चौथी रिएक्शन से, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें फ्रेंड्स एक एलिमेंट एक कंपाउंड के संग रिएक्ट करता था और ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती थी। अब फ्रेंड्स, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के संग रिएक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने पीछे भी बना रखा है। ये है एक कंपाउंड AB और एक कंपाउंड CD। और फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी दो बार होता है। दो बार कैसे? देखिए, जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो आयन से मिलके बने होते हैं, यानी A आयन, B आयन, C आयन, D आयन हमारे आयन्स होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले एक बार जैसे A C को डिस्प्लेस करेगा और एक बार C A को डिस्प्लेस करेगा। अब इसको आप इजी तरीके से कैसे कह सकते हैं, जैसे आप कह लीजिए कि जो आयन्स हैं A और C वो आपस में अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे A C को हटाएगा तो AD बन जाएगा, AD बन गया, और एक बार C A को हटाएगा तो C भी बन जाएगा, C भी बन गया। तो बहुत सिंपल है, आपको समझने के लिए बस इतना याद रखना है कि जो भी पीछे वाली चीज़ है हमारा B और D, जब भी कंपाउंड हो पीछे की चीज़ को बिल्कुल कांस्टेंट समझ के मत छेड़िए, उसे वैसे ही रहने दीजिए। बस आगे की चीज़ जो C और A है उनकी जगह आपस में बदल दीजिए, तो हमारी रिएक्शन एकदम सही लिखेगी। अब फ्रेंड्स, आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है a reaction in which exchange of ions takes place which result in the formation of two products। जैसे कि two products बनते हैं तो two products। अब फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मैंने पीछे लिख रखा है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा यही चीज़। हमारे पास था बेरियम क्लोराइड BaCl2, एक्वस है AQ लगा दिया, और ले लिया सोडियम सल्फेट, एक्वस है AQ लगा दिया। तो फ्रेंड्स, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको पहले ही बताया, पीछे वाली चीज़ को नहीं छेड़ेंगे और आगे वाली चीज़ के हम आपस में एक्सचेंज करवा देंगे। तो BA इधर आ गया तो BaSO4 बन गया, Na इधर आ गया NaCl बन गया। अब फ्रेंड्स, NaCl है और यहाँ पे Na2 और Cl2 है, तो ये नहीं है कि बस देखते ही आपने चेंज करके ऐसे ही लिख दिया। अब आपने 9th में भी पढ़ा है कि फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं, हम उनकी जो वैलेंसी होती है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से 2 कट के NaCl बन जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब रिएक्शंस और इक्वेशंस याद हो जाएंगी तो आपको पता ही चल जाएगा कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ, एक और चीज़ होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब फ्रेंड्स, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्चुअली हमारी जो 5 मेन रिएक्शन है उसका हिस्सा नहीं है। दरअसल ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक हिस्सा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने प्रेसिपिटेशन के बारे में थोड़ा सा पहले ही बता रखा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैंने आपको पढ़ाया था। तो फ्रेंड, वो जो भी रिएक्शन जैसे प्रेसिपिटेट बने वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आ जाता है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट में क्यों है? क्योंकि फ्रेंड, ये सारी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही होती हैं। बस जिनमें प्रेसिपिटेट बन जाता है उन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं, लेकिन होती ये सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो हम बस अपनी मेन 5 पे फोकस करेंगे। तो अब हम अपनी आखिरी 5वीं रिएक्शन पर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, 5वीं और आखिरी रिएक्शन है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो पहले देखते हैं रिडक्शन क्या है। यहाँ मैंने लिख रखा है माइनस, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो किसी रिएक्शन के दौरान, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो तो वो रिडक्शन है। या फिर कह लें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो भी रिडक्शन है। और अगर प्लस ऑफ मेटल, यानी कि अगर मेटल फॉर्म हो रहा है तो भी रिडक्शन है। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें रिएक्टेंट साइड पे हों, क्योंकि वैल्यू उसी चीज़ के जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बदल रहे हैं उसके दौरान ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीडेशन पे आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन क्या? बिल्कुल इसका उल्टा। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो, यानी ऑक्सीजन एडअप हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, या फिर कह लीजिए नॉन मेटल ऐड हो। यहाँ पर हम रिमूवल ऑफ मेटल नहीं कहेंगे, एडिशन ऑफ नॉन मेटल कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन।
अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बन रहा है, कॉपर और वाटर H2O। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, देखिए जो CuO है उसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या है, अलग हो रही है। O यहाँ पे तो है नहीं, O हो गया हमारा रिमूव। देखिए ये CuO, इसमें से ऑक्सीजन हो गई रिमूव, तो क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर H2O है, तो क्या है, O जो है ऑक्सीजन वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बना हमारा H2O। अब फ्रेंड्स क्या बात है, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसी बात है, ऑक्सीजन भी रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है, यहाँ तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक संग हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा समझिए, अगर मैं आपको चाय दूं और आप चाय लें, तो यहाँ पर क्या है, मेरा चाय देना भी अलग है, आपका चाय लेना भी अलग है, लेकिन हो तो ये एक ही संग रहा है ना। उसी तरीके से फ्रेंड्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अलग अलग चीज़ भले ही हैं, लेकिन होती एक ही संग है, तभी तो ये एक ही रिएक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं। वरना तो रिडक्शन रिएक्शन अलग और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग पढ़ाई जाती, लेकिन ये एक ही संग पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि ये एक ही साथ होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स देख लीजिए CuO, यहाँ क्या बनना है, कॉपर, वही क्या था, एडिशन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल बनना है तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और H2O क्या है, नॉन मेटल, तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल, तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो फ्रेंड इसी तरह से एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं, तो आपको दोनों चीज़ें बस समझनी है, एक ही संग होती हैं। अब थोड़ी से और कुछ बता देते हैं जिससे आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन बन के आएंगी इस वाले पार्ट से। जैसे क्वेश्चन में क्या आएगा, कोई भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की एक आपको इक्वेशन दे देगा या रिएक्शन लिख देगा। जैसे इक्वेशन मान लीजिए आपको दे दी, अब वो आपसे क्या पूछ सकता है, 4 चीज़ें पूछ सकता है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। तो अब देखते हैं क्या है ये चीज़ें। देखिए सब्सटेंस रिड्यूस्ड यानी कि वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ हो, यानी कि जिससे ऑक्सीजन निकली हो, अलग हुई हो। अब हमें यहाँ पता है कि CuO जो है उसी से तो ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो हमारा जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वो CuO है। CuO सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब दूसरे पर बढ़ते हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड यानी वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो। अब हमें पता है जो H2 हाइड्रोजन है उसी के संग तो ऑक्सीजन मिल रही है, तो सब्सटेंस रिड्यूस क्या, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हुआ, H2। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा सब्सटेंस रिड्यूस और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या क्या है। अब आते हैं उस चीज़ पर जो थोड़ा कंफ्यूज करती है बच्चों को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाता है। अब आप सोचेंगे कि हाइड्रोजन के संग ही तो ऑक्सीजन मिल रही है, तो यही होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा CuO। अब ऐसा क्यों, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाए। अब ऑक्सीजन किसके पास है, CuO के पास, जिसके पास जो चीज़ है वही तो उसका एजेंट है। जब तक CuO अपना O ही नहीं देगा ऑक्सीडेशन होगी ही नहीं। तो इसलिए हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो CuO है, जिसके पास O है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CuO। तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा CuO होगा जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाएगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट वही कि जो रिडक्शन में हेल्प करवाए। अब क्या है, हाइड्रोजन ही तो O को हटवा के अपने पास लेता है, ऑक्सीजन कौन लेता है, हाइड्रोजन, तभी तो रिडक्शन हो जाता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट H2 है। तो फ्रेंड्स ये तो बात थी समझने वाली। अब इसे आप चाहें तो ऐसे लर्न कर लीजिए, जो कि हर कोई ऐसे ही लर्न करता है कि जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है हमेशा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वही हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो रिड्यूस्ड वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज्ड वही रिड्यूसिंग एजेंट। शायद मैंने इधर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बोल दिया होगा, लेकिन आप समझ जाइए
तो जो उल्टा हो जाता है इसका वो रिड्यूस ऑक्सीडाइज, तो वही सब है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बस इन दोनों को आप समझ जाइए, ये दोनों आप निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर ये हिस्सा ख़त्म हो जाता है। अब थोड़े से और कुछ टर्म्स रह गए हैं हमारे इस चैप्टर के आखिर के, उन्हें भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन एवरीडे लाइफ। यानी फ्रेंड्स अभी तक तो हमने देखा ऑक्सीडेशन कैसे कैसे इक्वेशंस में हमने पढ़ा। अब देखिए ऑक्सीजन तो एयर में भी है, तो ऑक्सीडेशन तो किसी के संग भी हो सकती है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं उसका क्या क्या असर होता है। मेनली ऑक्सीडेशन दो चीज़ों पर काफ़ी इफेक्ट करता है, एक है हमारा मेटल और दूसरा है फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। अब देखिए मेटल पे हमने देखा है, जैसे मेटल से हमारे पास लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है और कॉपर होता है, बहुत सारे मेटल होते हैं। कई बार क्या होता है बाहर रखे रहें तो जैसे लोहा है उस पर जंग लग जाती है और भी मेटल्स ख़राब होने लगते हैं। ऐसा क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे वो बाहर मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में है तो क्या है, ऑक्सीजन जो एयर की है वो उसके संग मिलके उस मेटल का ऑक्सीडेशन कर देती है, जिसकी वजह से वो मेटल ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है और उसी चीज़ को कोरोजन बोला जाता है। तो जैसे आयरन है, एग्जाम्पल के लिए आयरन का कोरोजन क्या है, रस्ट, जो हम सबने देखी है संग। तो यही चीज़ होती है, जब किसी मेटल के संग ऑक्सीडेशन हो जाए तो कोरोजन हो जाता है। दूसरी चीज़ है फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो फ्रेंड्स जैसे कई सारे खाने की चीज़ें होती हैं जिनमें ऑयल वगैरह होता है, जैसे बहुत बेसिक सा एग्जांपल मान लीजिए, जैसे हम अंकल चिप्स लाते हैं, सॉल्टेड वाले ले आए हम, ब्लू वाले। अब क्या है, कई बार होता है उसकी एयर निकल गई या कहीं से फट गया और हमने उसे काफ़ी वक्त तक नहीं खाया रखा रहा वो, तो उसका टेस्ट बहुत अजीब सा हो जाता है, स्मेल भी आने लगती है, थोड़ा कड़वा सा भी टेस्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है, उसके संग ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है और उस खाने का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है, स्मेल भी आने लगती है और कई बार वो खाना फूड पॉइजनिंग वगैरह ऐसी चीज़ें भी कर देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कोरोजन के बारे में बता दूं, कोरोजन की डेफिनेशन भी है बुक में दी हुई है, जिसको आप याद कर लीजिए। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ए मेटल इज ईटन अप और डैमेज इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, क्योंकि जैसे एयर मॉइस्चर दोनों मिलेगा तो कोरोजन हो ही जाएगा। और फ्रेंड्स जैसे कि हम यहाँ पर थे, रेंसिडिटी आपको तो मैंने बता ही दिया खाना किस तरीके से ख़राब हो जाता है। अब फ्रेंड्स मेनली जैसे ये जो कोरोजन वाला हिस्सा है, ये आप आगे चल के चैप्टर्स में इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में मेनली इसके बारे में ज़्यादा है। जैसे क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है प्रिवेंशन मेथड्स, जैसे रेंसिडिटी तो हमें पता है कितनी बेकार है, अब इसको रोका कैसे जाए, उसके लिए कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, उन्हें एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स पहली चीज़ है कि आप खाने के संग एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें। अब एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास दो एग्जांपल के लिए बुक में दिए हुए हैं, BHA और BHT। BHT यानी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन और BHA यानी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इनके आप नाम याद कर लीजिएगा और ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इन्हें अगर आप मिलाएंगे खाने में तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़, जैसे कि हम सब जानते हैं खाने को एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, जैसे बिस्किट वगैरह होते हैं उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती। इसके अलावा जैसे खाने के पैकेट होते हैं, चिप्स, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, इन सभी के पैकेट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन भरी होती है। अब ऐसा क्यों, जिससे कि वो ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन होगी ही नहीं। इसके अलावा जैसे खाने को फ्रिज में रख दीजिए, जैसे रात का खाना बच गया तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो। इसके अलावा जैसे डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में खाने को ना रखें। कई बार खाने के पीछे पैकेट्स में लिखा होता है डू नॉट कीप इन डायरेक्ट सनलाइट, तो इन सभी की मदद से आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे हमने फ्रिज में रखा था, क्योंकि ऑक्सीडेशन लो टेम्परेचर में कम होता है, मतलब जैसे स्पीड उसकी कम हो जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेशन के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको इसमें अभी कहीं पर भी डाउट आया पूरे चैप्टर में तो ज़रूर हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। कोई चीज़ आपको लर्न नहीं हो पा रही है, दिक्कत आ रही है, कैसे लर्न करें उसे भी समझाएंगे। बाकी जितने भी हमारे PDF हैं उसमें हमारे नोट्स दिए हुए हैं बहुत अच्छे, उन्हें एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छे लगने पर लाइक कीजिएगा, अपने सभी 10th के फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।